वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इंद्रप्रस्थ समाचार में। पेश करते हैं आज की ताज़ा खबरें, 11 मई बुधवार की ताज़ा खबरें और प्रमुख समाचार। ज्ञानवापी मस्जिद सवे मामले में वाराणसी कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। इसके अलावा राजद्रोह केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने कहा है कि वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगे ट्विटर के बैन को हटाएंगे। चक्रवात आसानी को लेकर हैदराबाद में अलर्ट जारी किया गया है। श्रीलंका में हालात काफी बुरे हो गए हैं। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने एक मामले में अपना गुनाह कबूल लिया है। देश और दुनिया के आज के ताज़ा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको आज के ताज़ा समाचार। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। नंबर 1, राज ठाकरे को उर्दू में लिखे खत में जान से मारने की धमकी। MNS नेता बोले कुछ हुआ तो आग लगा देंगे। राज ठाकरे को जान से मारने की धमकी मिली है। इस संबंध में MNS नेता बाला नंदगांवकर ने कहा कि राज ठाकरे उर्दू में धमकी भरा खत मिला है। इस संबंध में उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात की और पूरी जानकारी दी। इसके साथ ही यह भी कहा कि अगर राज साहब को कुछ हुआ तो महाराष्ट्र में आग लगा देंगे। लाउडस्पीकर मामले में राज ठाकरे सक्रिय। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS चीफ राज ठाकरे ने कहा था कि उन्हें राज्य सरकार से केवल एक ही बात कहनी है कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। सत्ता आती है चली जाती है। उद्धव ठाकरे सरकार ने अभी तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर कोई कार्रवाई नहीं की है। राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। इसके साथ ही पत्र लिखकर मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार राज्य पुलिस बल के माध्यम से मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है, कुर्सी के लिए सब कुछ भुला दिया। राज ठाकरे ने कहा था कि क्या सरकार और पुलिस ने मस्जिदों में छिपे हथियारों और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इस तरह गिरफ्तारी अभियान चलाया। राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि मुझे राज्य सरकार से केवल एक ही बात कहनी है कि हमारे धैर्य की परीक्षा न लें। सत्ता आती है और चली जाती है। सत्ता में कोई हमेशा नहीं रहता। तुम्हारे साथ भी यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। उन्होंने कहा था कि जिन आदर्शों को लेकर बाला साहेब ठाकरे सार्वजनिक जीवन में आए थे, उन आदर्शों को सिर्फ कुर्सी की खातिर शिवसेना ने भुला दिया। अब सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए शिवसेना तरह तरह के काम कर रही है जो हिंदू आदर्श के खिलाफ है। अच्छा होता कि मौजूदा महाराष्ट्र सरकार देरी किए सचेत हो जाए। नंबर 2, पूर्वोत्तर से क्या संदेश दे रहे हैं अमित शाह, जाने किस ओर जाएगी राजनीति। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल और असम के दौरे पर थे। वैसे तो यात्रा सरकारी और पार्टी के कामों के लिए थी, लेकिन इस दौरान शाह ने 2 से 3 मौके पर ऐसे बयान दिए हैं जिससे आने वाली राजनीति के संकेत मिलते हैं। जिस तरह उन्होंने यह दावा किया कि नागरिकता संशोधन कानून CAA कोविड स्थितियां सामान्य होने के बाद लागू किया जाएगा, और फिर उन्होंने ममता बनर्जी सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर घेरा। उससे साफ है कि देश की राजनीति आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या बोले अमित शाह। सबसे पहले अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक रैली में 5 मई को कहा कि ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन लें। CAA वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है। तृणमूल कांग्रेस CAA के बारे में अफवाहें फैला रही है कि CAA जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही CAA को हम जमीन पर उतारेंगे। इसके बाद असम में भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर बीते मंगलवार को भारत में होने वाली घुसपैठ को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल की सरकार केंद्र के साथ सहयोग नहीं कर रही है, वहीं असम सरकार केंद्र के साथ पूरी तरह से खड़ी है और समस्या से मजबूती से लड़ रही है, जिसकी वजह से घुसपैठ में बड़ी संख्या में कमी आई है। जाहिर है अमित शाह घुसपैठ की समस्या को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे थे। इन बयानों का क्या है मतलब। अमित शाह के दोनों बयानों में निशाने पर तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी थी। असल में जिस तरह मई 2021 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी मजबूत हुई हैं और भाजपा में भगदड़ मची है, वो भाजपा के लिए परेशानी का सबब बना गया है। ऐसे में आने वाले पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए CAA और घुसपैठ एक ऐसा मुद्दा है जो भाजपा को पश्चिम बंगाल में संजीवनी दे सकता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में भी उसकी स्थिति को मजबूत कर सकता है। साल 2023 में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने हैं।
और यहाँ पर भाजपा के लिए ये मुद्दे मुफीद साबित हो सकते हैं। देश की राजनीति पर भी दिखेगा असर। जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह यह दावा कर रहे हैं कि कोरोना से स्थिति सामान्य होने के बाद सीएए को जमीन पर उतारेंगे, वो साफ करता है कि एक बार फिर यह मुद्दा गरमाएगा और उसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ने वाला है, क्योंकि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी 2022 और 2023 में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर सीएए को जमीन पर उतारा गया तो निश्चित तौर पर इन विधानसभा चुनावों में सीएए का असर दिखेगा। सीएए के विरोध में शाहीन बाग आंदोलन सुर्खियों में रहा था और यह भी दावा किया जाता है कि दिल्ली दंगे भी उसी आड़ में किए गए। सीएए की क्या है स्थिति? असल में नागरिकता संशोधन कानून देश में 10 जनवरी 2020 को से लागू है, लेकिन पिछले 2 साल में कानून के लिए नियम नहीं बन पाए हैं। सरकार बार बार नियम बनाने के लिए समय बढ़ा रही है और जब तक कानून से संबंधित नियम नहीं बन जाएंगे तब तक कानून को जमीन पर उतारा नहीं जा सकेगा। और यही बात अमित शाह ने रैली में कही है कि सीएए हकीकत है और कोविड से स्थिति सामान्य होने के बाद उसे जमीन पर उतारा जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलने का प्रावधान किया गया है। कानून के अनुसार नागरिकता के लिए वो लोग पात्र होंगे जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस चुके हैं। हालांकि इस कानून का शुरू से ही विरोध होता रहा है, क्योंकि इसमें मुस्लिम लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान नहीं है, जिसके आधार पर विपक्ष का दावा है कि सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है और जानबूझकर मुस्लिमों को कानून से बाहर रखा गया है। जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि जिन देशों से आए लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है, वहां पर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी अल्पसंख्यक हैं और उन्हें सताया जाता है। नंबर 3, ड्रीम्स मीट डिलीवरी। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में अमित शाह ने कही खास बात। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी का 5 दशक का सार्वजनिक जीवन एक गरीब परिवार से पीएम स्तर तक का सफर है, एक पार्टी कार्यकर्ता से लेकर सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक तक। सबसे बड़ी समस्याओं को समझना कहां से आता है? एक नीति का कार्यान्वयन, ताकि यह सभी के जीवन को बेहतर बना सके, सबके प्रति संवेदनशील होना, और जब यह सब 30 साल तक चलता है तो नरेंद्र मोदी जैसा सीएम बन जाता है। अमित शाह ने कही खास बात। पिछले 20 सालों से कई लोगों ने उनका मूल्यांकन किया है। उन्होंने कभी नगर निगम का चुनाव भी नहीं लड़ा था। मोदी जी की योजनाओं के कई विश्लेषण हो सकते हैं। गुजरात कृषि महोत्सव ने दिखाया है कि कैसे प्रशासन को जवाबदेह बनाया जा सकता है। मोदी जी ने गुजरात राज्य में शिक्षा को बदल दिया है। ड्रॉप आउट अनुपात में भारी गिरावट आई है। कोई कुछ भी कहे, गुजरात प्राथमिक शिक्षा पूरे देश के लिए एक मॉडल है। पीएम मोदी को जब भूकंप प्रभावित राज्य को चलाने के लिए सीएम बनाया गया तो उन्हें पंचायत चलाने का भी अनुभव नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने लगातार जीत हासिल की और राज्य को काफी कुशलता से चलाया। शिक्षा नीति के मुद्दे पर यूपीए पर कटाक्ष। अमित शाह ने यूपीए के वर्षों के नीतिगत पक्षाघात पर कटाक्ष किया। यह भी कहा कि अंतरिक्ष और ड्रोन पर हमारी कभी कोई नीति नहीं थी। एनईपी में इस नीति पर चकित हूं जिसमें बच्चों की उपलब्धि पर अधिक ध्यान दिया गया है। शिक्षा नीति का हमेशा विरोध होता है, लेकिन यह सुचारू रहा है। मोदी जी एक महान श्रोता हैं। यह एक महान गुण है जो उन्हें याद है। 5 साल बाद भी वह याद रखेगा जो आपने पहले कहा था। संवेदनशीलता मोदी जी की खासियत। सबके प्रति संवेदनशीलता मोदी का गुण है। एक महत्वपूर्ण बैठक में एक मोर खिड़की पर अपनी चोंच मारता रहा। उसने किसी को बुलाया और कहा कि किसी ने मोर के लिए अनाज नहीं डाला है, कृपया ऐसा करें। देश के लिए अनुकूलित प्रौद्योगिकी और आर्थिक सुधार लाना कुछ ऐसा है जो मोदी जी ने किया है। उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदी का इस्तेमाल किया है और साबित कर दिया है कि भाषा कभी भी व्यक्ति और उसकी क्षमता का पैमाना नहीं हो सकती। उन्होंने कई मिथकों को तोड़ा है, कई राज्यों को जीता है और अपनी अपील में समुदायों को काट दिया है। उन्होंने दिखा दिया है कि बीजेपी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की पार्टी है। नंबर 4, नीरो का जिक्र कर सीएम अशोक गहलोत पर हमलावर हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को सांप्रदायिक झड़पों को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा अध्यक्ष ने सीएम गहलोत की तुलना रोम के शासक नीरो से भी की। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी सरकार जिम्मेदार और जवाबदेह है, तो दूसरी ओर जब जोधपुर में लोग सड़क पर थे तो गहलोत साहब अपना जन्मदिन मना रहे थे।
रोम जब जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। बीकानेर में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नड्डा ने यह बात श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ डिवीजन के बीकानेर में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। नड्डा ने सवाल किया कि जोधपुर हिंसा के बाद क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने गृह नगर का दौरा करें और पीड़ितों से मिलें। नड्डा ने कहा, क्या अशोक गहलोत को जोधपुर नहीं जाना चाहिए था, जो कि उनका गृह नगर है। यहाँ सांप्रदायिक झड़पें हो रही थीं। आपको वहां जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं गए। यह बताता है कि आप राजस्थान के लोगों को कितना चाहते हैं। केंद्र की योजनाओं का जिक्र किया। केंद्र की भाजपा सरकार की उज्ज्वला जैसी कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि क्या आपने गहलोत को बुनियादी मुद्दों बोलते देखा है? वह दंगों, जाति, समुदाय और समाज को बांटने के बारे में बात करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के बारे में बात करते हैं। 2 दिनों के राजस्थान दौरे पर है नड्डा। भाजपा अध्यक्ष 2 दिनों के अपने राजस्थान दौरे पर हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव अगले साल 2023 में होने हैं, लेकिन भाजपा अभी से अपनी तैयारी में जुट गई है। नड्डा वर्चुअल रूप से राज्य में 10 जिला कार्यालयों का उद्घाटन एवं 4 जिला कार्यालयों का भूमि पूजन करेंगे। राजस्थान में पिछले 2 महीने से सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं। मंगलवार को भीलवाड़ा में एक युवक की हत्या के बाद तनाव फैल गया। इस घटना के बाद अगले 24 घंटे के लिए भीलवाड़ा में इंटरनेट सेवा पर रोक लगानी पड़ी। नंबर 5, एससी का बड़ा फैसला। 124A के तहत दर्ज न हो नए केस, कानून पर दोबारा विचार करे केंद्र। राजद्रोह कानून को खत्म करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में राजद्रोह कानून पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि केस दर्ज होने से नहीं रोक सकते। मेहता ने कहा कि राजद्रोह कानून जिसे संवैधानिक पीठ सही ठहरा चुकी है, उस पर रोक लगाना सही कदम नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि केंद्र सरकार को राजद्रोह कानून पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। अदालत ने इसके लिए सरकार को जुलाई तक का समय दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि नए केस 124A के तहत दर्ज न करें। सिब्बल की दलील पर नाराज हुई पीठ। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जब अदालत से कहा कि राजद्रोह कानून को आज ही खत्म कर देना चाहिए, तो पीठ भड़क गई और कहा कि मिस्टर सिब्बल, आप हवा में बात मत करिए। हम कुछ अंतरिम उपायों पर काम कर रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने 124A को खत्म किए जाने का विरोध किया है। केंद्र सरकार का कहना है कि अब आगे से 124A के तहत जो FIR होगी, उसकी जांच पहले SP स्तर के अधिकारी करेंगे। जहां तक लंबित केस का संबंध है, वहां अदालत बेल प्रक्रिया में तेजी लाने के संबंध में निर्देश जारी कर सकती है। हमें अदालतों पर भरोसा करने की जरूरत है। केंद्र, ये सभी मामले अदालत में हैं और हमें न्यायालयों पर भरोसा करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि राजद्रोह केस जिसे संवैधानिक पीठ सही ठहरा चुकी है, उस पर रोक लगाना सही फैसला नहीं होगा। केंद्र ने कहा कि एक संज्ञेय अपराध में मामला दर्ज करने से नहीं रोका जा सकता। नंबर 6, मोहाली अटैक। मोहाली हमले के पीछे है कि 2 डेस्क खालिस्तानी रिंदा भी है इसका हिस्सा। मोहाली हमले की कड़ियां सुलझाने के लिए पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का के 2 डेस्क का हाथ हो सकता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का यह के 2 कश्मीर खालिस्तान डेस्क भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा एवं आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। रिंदा पाकिस्तान में ISI का हैंडलर है। वो पाकिस्तान से ही भारत में अपनी गतिविधियां चलाता है। वह के 2 डेस्क का हिस्सा भी है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि मोहाली हमले के पीछे के 2 डेस्क का हाथ हो सकता है। के 2 डेस्क 2016 से कश्मीर में सक्रिय बताया जाता है। ड्रग से मिले पैसों को आतंक फैलाने में इस्तेमाल। के 2 आतंकी ग्रुप अपनी फंडिंग के लिए ड्रग की तस्करी करता है। ड्रग से मिले पैसों को आतंकी गतिविधियों में लगाया जाता है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की तह तक जाने में जुटी हैं। मोहाली पुलिस ने भी FIR दर्ज कर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। इस हमले में इस्तेमाल रॉकेट लॉन्चर को पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी है। अब तक की जांच में मिले सुराग को पुलिस बेहद बारीकी से जांच कर रही है। सोमवार रात को हुआ हमला। मोहाली में पंजाब पुलिस की खुफिया विभाग की इमारत पर सोमवार को हुए RPG हमले पर राज्य के DGP VK भावरा ने मंगलवार को कहा कि यह हमला हमारे लिए एक चुनौती है।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि विस्फोटक में TNT का इस्तेमाल हुआ। हमले जिस समय हुआ उस समय इमारत के कमरे में कोई नहीं था, इसलिए जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। नंबर 7, बिहार में पुल के बाद अब पंचायत भवन की चोरी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी। अगर आपको पता चले कि पंचायत भवन को ही चुरा लिया गया है तो हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर यह कैसे हो सकता है। लेकिन बिहार में पुल की चोरी के बाद मुजफ्फरपुर जिले में पंचायत भवन की चोरी चर्चा में है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुखिया उमाशंकर गुप्ता ने JCB मशीन से पंचायत भवन को जमींदोज करा दिया और उसमें से जो ईंटें निकली उसे बेच दिया। लेकिन मुखिया ने आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि जिस भवन की बात की जा रही है कि वो पूरी तरह से बना ही नहीं था, उसमें किसी तरह का कार्यक्रम नहीं होता था। उन्होंने उस इमारत को गिरवाया और उसका मलबा भी पड़ा हुआ है। कोई भी तस्दीक कर सकता है कि सच क्या है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। मुखिया पर पंचायत भवन की चोरी का आरोप। औराई के मुखिया उमाशंकर गुप्ता का कहना है कि पहली बात तो यह है कि वहां कोई पूर्ण भवन नहीं था। जो इमारत थी वो जर्जर थी, जिसमें पंचायत का काम कर पाना संभव नहीं था। उन्होंने खुद JCB से इमारत को तोड़वाया और इसकी जानकारी संबंधित लोगों को है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सच्चाई से कोसों दूर है। वो पंचायत भवन के निर्माण के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं पहले उन्हें मौके पर आना चाहिए और उसके बाद किसी तरह का आरोप लगाएं। हाल ही में पंचायत भवन में हुआ था मतदान। आरोप लगाने वाले शख्स विनय कुमार का कहना है कि पंचायत के मुखिया जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। पंचायत भवन की हालत अच्छी थी, वहां मीटिंग होती थी। हाल ही में चुनाव के दौरान उसी बिल्डिंग में बूथ बनाया गया था। आखिर जो इमारत 9 कट्ठे में बनती है वो 2 कट्ठे में कैसे बन सकती है। वर्तमान मुखिया जी सच पर पर्दा डाल रहे हैं। उस भवन में मीटिंग हुआ करती थी और उसके गवाह सैकड़ों लोग हैं। औराई प्रखंड पंचायती राज अधिकारी गिरिजेश नंदन ने संबंधित मुखिया और पंचायत सचिव को नोटिस जारी कर लिखित जवाब मांगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। निर्दोष होने के मौखिक दावों के अलावा आरोपी मुखिया सचिव की जोड़ी द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। नंबर 8, लश्कर के ट्रेनिंग कैंपों में जाता था यासीन मलिक, चार्जशीट में गुनाहों का खुला काला चिट्ठा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने, उसकी फंडिंग करने, अलगाववादी गतिविधियों में शामिल रहने सहित अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को यासीन मलिक ने कबूल कर लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की तरफ से फाइल चार्जशीट में मलिक के खिलाफ लगे सभी गंभीर आरोपों का जिक्र है। मलिक ने माना है कि साल 2017 में उसने घाटी का माहौल बिगाड़ने में सक्रिय भूमिका निभाई। उसने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप में जाने और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क रखने की बात भी मानी है। शेर यासीन मलिक, लश्कर के ट्रेनिंग कैंपों में यासीन मलिक न्यूज। अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने माना है कि उसके आतंकी सरगना हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन के साथ संबंध है। जाहिर है कि मलिक ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है। मलिक के खिलाफ NIA ने दिल्ली की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। आतंकी संगठनों के साथ संबंध रखने की बात कबूली। मलिक ने माना है कि उसके आतंकी सरगना हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन के साथ संबंध है। जाहिर है कि मलिक ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है। मलिक के खिलाफ NIA ने दिल्ली की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। मलिक ने कथित रूप से कोर्ट को बताया है कि वो अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार नहीं कर रहा है। मलिक के खिलाफ कोर्ट अब 19 मई को सुनवाई करेगा और इस दिन मलिक की सजा पर फैसला होगा। अपने ऊपर लगे आरोपों को चुनौती नहीं दी। मलिक ने कोर्ट को बताया कि वह UAPA की धारा 16 आतंकवादी गतिविधि, 17 आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाने, 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने व 20 आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B आपराधिक साजिश व 124A देशद्रोह के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता। अलगाववादी नेताओं के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय। अदालत ने फारूक अहमद डार उर्फ कराटे, शब्बीर शाह, मसरत आलम, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफ्ताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद भट्ट, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल राशिद शेख और नवल किशोर कपूर सहित अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए। आरोप पत्र लश्कर-ए-तैयबा LET के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ भी दायर किया गया था, जिन्हें मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है। नंबर 9, युवक की हत्या के बाद भीलवाड़ा में तनाव, इंटरनेट सेवा बंद, भारी पुलिस बल तैनात। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक युवक की हत्या होने के बाद तनाव फैल गया है।
तनाव को देखते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और पुलिस बल की भारी तैनाती हुई है। वहीं युवक की हत्या के बाद विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और हिंदू जागरण मंच ने बुधवार को भीलवाड़ा बंद की घोषणा की है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद, इलाके में तनाव एवं अफवाह न फैले, इस पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने बुधवार सुबह 6 बजे से गुरुवार 12 मई सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए भीलवाड़ा शहर में इंटरनेट बंद करने आदेश जारी किए हैं। बता दें कि मंगलवार रात को शास्त्री नगर क्षेत्र में ब्रह्मानी स्वीट्स के पास कुछ लोगों ने चाकू मारकर 22 साल के युवक आदर्श तापड़िया को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। तापड़िया को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाइक पर सवार होकर आए थे हमलावर। मृत युवक आदर्श तापड़िया के पिता ओम प्रकाश तापड़िया भी भीलवाड़ा के हिस्ट्री शीटर थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मारे गए युवक आदर्श तापड़िया के मामा महेश खोतानी ने कहा कि सभी हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने तक हम शव नहीं उठाएंगे। हमलावरों की मृतक के छोटे भाई से दिन में लड़ाई हुई थी। बताया जाता है कि रात के समय 2 बाइक पर सवार होकर लोगों ने सरिये और चाकू से आदर्श पर हमला किया। कुछ दिनों पहले संगानेर इलाके में 2 लोगों पर हमला करने एवं उनकी बाइक में आग लगाने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद भी भीलवाड़ा शहर में इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद की गई थी। नंबर 10, नहीं रहे कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम, एम्स में ली अंतिम सांस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का 95 साल की अवस्था में निधन हो गया है। सुखराम के बेटे अनिल शर्मा ने बताया कि इलाज के लिए उन्हें नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती किया गया था। एम्स में उनका ब्रेन स्ट्रोक का इलाज चल रहा था। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से गंभीर हालत में पहुंचे सुखराम को डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया था। इसके बाद से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सहित पार्टी के अन्य नेता उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे थे। सोमवार को दिन भर सोशल मीडिया में पंडित सुखराम को लेकर अफवाहें चलती रही। मोबाइल फोन से कॉल करने वाले पहले व्यक्ति थे सुखराम। सुखराम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में मोबाइल फोन से कॉल करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था। वो केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार में साल 1993 से 1996 तक देश के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री रहे। इन्हीं के मंत्री रहते टेलीकॉम सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। सुखराम हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से लोकसभा सांसद रहे। इन्होंने विधानसभा का चुनाव 5 बार एवं लोकसभा का चुनाव 3 बार जीता। सुखराम हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार की कैबिनेट में भी मंत्री रहे। टेलीकॉम घोटाले में सजा हुई सुखराम के बेटे अनिल अभी मंडी से भाजपा विधायक हैं। सुखराम को 2011 में भ्रष्टाचार के केस में 5 साल की सजा हुई। कांग्रेस नेता का नाम टेलीकॉम घोटाले में आया था। नंबर 11, आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, काकीनाडा पहुंच सकता है चक्रवात असानी। ओडिशा के स्पेशल रिलीफ कमिश्नर प्रदीप कुमार जेना का कहना है कि चक्रवात असानी बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके काकीनाडा में पहुंच सकता है। जेना ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि अनुमान के मुताबिक चक्रवाती तूफान असानी बंगाल की खाड़ी पश्चिमी मध्य भाग से आंध्र के उत्तरी तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। इस चक्रवात के बुधवार सुबह आंध्र के काकीनाडा तट पर पहुंचने की संभावना है। भारी बारिश की चेतावनी जारी। हैदराबाद मौसम विभाग की प्रमुख डॉक्टर नागरत्ना ने बताया कि आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तेलंगाना के नालगोंदा, सूर्यापेट, भद्राद्री, कोठागुडेम, खम्मम एवं मुलुगु जिलों में हल्की से मध्यम से बारिश होने की संभावना है। चक्रवात ने अपना रास्ता बदल लिया है। अधिकारियों का कहना है कि चक्रवात ने अपना रास्ता बदल लिया है और यह काकीनाडा तट के समीप टकराने वाला है। काकीनाडा तट पर पहुंचने के बाद यह फिर से काकीनाडा और विशाखापट्टनम के बीच समुद्र में आएगा। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हैदराबाद में अगले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश हो सकती है और अगले 46 घंटे में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। मछुआरों को अभी समुद्र में न जाने की सलाह। मौसम विभाग कार्यालय ने कहा कि पश्चिम मध्य और उससे सटी दक्षिण बंगाल की खाड़ी में समुद्र में बहुत तीव्र स्थिति बने रहने का अनुमान है। ऐसे में मछुआरों को मंगलवार से कम अगले 2 दिनों तक इस क्षेत्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। विभाग ने तटीय इलाकों में पर्यटन गतिविधियों को 13 मई तक निलंबित करने का सुझाव भी दिया। ओडिशा के खुर्दा, गंजम, पुरी, कटक और भद्रक जैसे जिलों में 2 से 3 बार बारिश हुई।
ओडिशा सरकार ने सोमवार को 4 तटीय जिलों में रहने वाले लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की योजना बनाई है। ओडिशा के कुछ जिलों में बारिश के आसार। इससे पहले भुवनेश्वर स्थित मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में मंगलवार सुबह कहा कि पिछले 6 घंटों में यह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम में उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ा है और पुरी से यह चक्रवात करीब 590 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और गोपालपुर से करीब 510 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। इससे पहले हैदराबाद मौसम विभाग की निदेशक नागरत्ना ने सोमवार को कहा कि चक्रवाती तूफान आसनिक के प्रभाव के चलते अगले 4 से 5 दिनों में कुछ जिलों में 1 या 2 स्थानों पर बिजली की कड़क के साथ बारिश हो सकती है। नंबर 12, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित, रिपोर्ट में दावा। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं और उन्हें 2021 के अंत में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। यह पता चला है कि उन्होंने सर्जरी के लिए जाने के बजाय पारंपरिक चीनी दवाओं के साथ इलाज करना पसंद किया, जो रक्त वाहिकाओं को नरम करता है और धमनी को सिकोड़ता है। इसकी वजह से धमनी फट जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। बता दें कि जिनपिंग की इस बीमारी के बारे में औपचारिक जानकारी नहीं है। पहले भी स्वास्थ्य को लेकर लगी है अटकलें। शी जिनपिंग के स्वास्थ्य के बारे में अटकलें लगाई जाती रही हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक तक कोविड-19 के प्रकोप के बाद से विदेशी नेताओं से मिलने से परहेज किया था। इससे पहले मार्च 2019 में शी की इटली यात्रा के दौरान उनके चलने के तरीके में बदलाव था, वो लंगड़ाते हुए नजर आए थे और बाद में उसी दौरे के दौरान फ्रांस में भी उन्हें बैठने की कोशिश के दौरान भी वैसे ही देखा गया। इसी तरह अक्टूबर 2020 में शेंझेन में जनता के लिए एक संबोधन के दौरान उनकी मौजूदगी में देरी, धीमी गति से भाषण और खांसी ने फिर से उनके बीमार स्वास्थ्य के बारे में अटकलें लगाईं। ये रिपोर्ट तब आई है जब चीन की अर्थव्यवस्था तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और यूक्रेन संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और शून्य COVID के सख्त कार्यान्वयन के कारण बहुत तनाव में है। चीनी राष्ट्रपति के ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के साथ देश ने एक सामरिक कदम में सामान्य समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया है, तकनीकी दिग्गजों पर जुर्माना लगाया है और इसके बजाय अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए संघर्ष कर रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP अपनी सामान्य समृद्धि नीति से दूर जा रही है, क्योंकि आर्थिक मंदी के साथ देश निवेशकों के लिए कम आकर्षक बाजार नहीं बनना चाहता है। फिर से राष्ट्रपति बनने की तैयारी में शी जिनपिंग, जैसा कि शी इस साल के अंत में तीसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित होने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने शासन के तहत चीन को अधिक समृद्ध, प्रभावशाली और स्थिर के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। चीनी अधिकारी जो कुछ महीने पहले तक कॉमन प्रॉस्पेरिटी के एक नए युग का विज्ञापन कर रहे थे, तकनीकी दिग्गजों और धनी हस्तियों पर जुर्माना लगाते हुए अब अपना ध्यान अर्थव्यवस्था को स्थिर और विकसित रखने के लिए स्थानांतरित कर दिया है। नंबर 13, आज का इतिहास। 11 मई, आज ही के दिन 1998 में भारत ने किया था सफल पोखरण परमाणु परीक्षण का ऐलान। 11 मई साल का 131वां दिन है और इतिहास में इस दिन के नाम पर बहुत सी घटनाएं दर्ज हैं। वर्ष 2000 में 11 मई के ही दिन भारत की आबादी ने 1 अरब का आंकड़ा छू लिया, जब नई दिल्ली में जन्मी एक बच्ची को देश का 1 अरबवां नागरिक करार दिया गया। यह दिन देश के इतिहास में एक और खास घटना के साथ दर्ज है। 11 मई 1998 को भारत सरकार ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया था। देश दुनिया के इतिहास में 11 मई की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। 1752, अमेरिका के फिलाडेल्फिया में अग्निहानि बीमा पॉलिसी की शुरुआत की गई। 1784, अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच संधि। 1833, अमेरिका से क्यूबेक जा रहे जहाज लेडी ऑफ द लेक के हिमखंड से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूबने से 215 लोगों की मौत। 1940, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने अपनी हिंदी सेवा की शुरुआत की। 1951, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। 1962, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद का स्थान लिया। 1965, बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान में 17,000 लोगों की मौत। 1988, फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया। 1995, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 170 से अधिक देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। 1998, भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण करने का ऐलान किया। 1998, यूरोप की एकल मुद्रा यूरो का पहला सिक्का बना। 2000, जनसंख्या घड़ी के मुताबिक भारत की जनसंख्या 1 अरब पहुंची।
2007 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बहुमत हासिल किया और पार्टी नेता मायावती ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। 2008 न्यूयॉर्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने देश का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड मानव भ्रूण तैयार किया। 2020 देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 67,152 पर पहुंची। मरने वालों का आंकड़ा 2,206 के पार। तो ये थे आज के ताजा समाचार। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।